हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था पहले अपने फर्स्ट ही एपिसोड में कि मैं जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करूंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और क्यों इन्वेस्टमेंट किया है। सेबी के रूल के हिसाब से मैं किसी भी स्टॉक या किसी भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं दे सकता हूं। मैं अभी एडवाइस दे भी नहीं रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैंने कहाँ किया है। पर आप लोग मेरी बात को सुनकर उसको एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत मानिएगा। ये मेरी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, सोचा मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने यहां क्यों इन्वेस्टमेंट किया है। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस कतई नहीं है। अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यदि करना चाहें तो करें। दोस्तों, बहुत दिनों से टैरिफ का संघर्ष चल रहा है, हम देख रहे हैं विश्व भर में। और मैंने काफी दिमाग लगाया, काफी रिसर्च किया कि ये जो टैरिफ जो संघर्ष चल रहा है, इससे जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और वो जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज जो है उससे मेरे इन्वेस्टमेंट को कैसे मतलब वो इम्पैक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर में मैं कई दिनों से सोच रहा था। कई दिनों से क्या मतलब, आप समझ लीजिए जब से डोनाल्ड ट्रम्प जी आए हैं तब से ही, और जब से उन्होंने लिबरेशन डे में अनाउंसमेंट किया है तब से दिमाग में यही चीजें मेरे घूम रही थी। तो मैंने हाल फिलहाल में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, भारत पे 50% का टैरिफ लगा है और भारत जिस तरीके से इस टैरिफ से दूर जाने के लिए विश्व के एक दूसरे खेमे की तरफ बढ़ चला है। यानी कि मैं सही, आप लोगों ने सही पहचाना, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। चाइना की तरफ में भारत ने रुख किया है अपना कि अब अमेरिका नहीं, हम चाइना से अपनी नजदीकियां बढ़ाएंगे। तो काफी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई ये चाइना में अगर भारत और चाइना हाथ मिलाते हैं तो ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ब्लॉक के रूप में आने वाले दिनों में उभर सकता है। पर इसका ज्यादा एडवांटेज मुझे भारत को दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। चाइना को जरूर ज्यादा एडवांटेज हो सकता है, भारत को भी होगा, बट उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि यूएसए के साथ में अगर रहता तो शायद होता। तो अभी जो मुझे जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज दिख रहे हैं उसके हिसाब से मैंने सोचा कि चाइनीज मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। और दोस्तों, रिसर्च करने के बाद में मेरे एक चीज समझ में आया कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो भाग रहा है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो है उनकी टेक्नोलॉजी कंपनीज का। यदि आप पिछले 2-3 सालों का अमेरिकन मार्केट का ग्रोथ देखें तो आपको दिखेगा कि टेक्नोलॉजी कंपनीज ने एस&पी डाउ जोन्स जो इनके इंडाइसेस हैं इनको भगाने में, ऊपर लेके जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मैंने सोचा कि ये इसी के इक्विवेलेंट जरा हम चाइनीज कंपनीज को भी हम एक्सप्लोर करें। और जब मैंने देखा तो आश्चर्यचकित हुआ कि इनके वैल्यूएशन में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि चाइनीज कंपनी जो है वो बहुत अच्छा अमेरिकन कंपनीज के मुकाबले काम कर रही हैं, पर चाइना में दो प्रॉब्लम है। पहला है रेगुलेटरी, वहां कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी मुखिया रहता है उसके दिमाग में कब क्या फितूर घूमता है और वो उस फितूर के हिसाब से रेगुलेटरी कौन सी चैलेंज जो है वो उपस्थित कर दे कंपनीज के लिए, वो एक बहुत बड़ा सरदर्द है। इसीलिए इन्वेस्टर्स जो हैं उसी सरदर्द से बचने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। परंतु जिस हिसाब से रियल स्टेट मार्केट चाइना का ऊपर भागा है, इंडिया में भी ऊपर भागा है, तो हमने इंडिया में क्या देखा, कैसा कल्चर डेवलप हो रहा है। जो लोग पैसे रियल स्टेट में लगाते थे, गोल्ड में लगाते थे, गोल्ड के भी प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए, वो लोग चूंकि अब इन्वेस्टमेंट वहां नहीं कर पा रहे क्योंकि टिकट साइज बहुत बड़ा हो गया, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में डायरेक्टली। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, बच्चों से बात किया है, कॉलेजेस में जहां जहां पढ़ाने जाता हूं, और उन सभी ने मुझे यही बताया कि सर हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि यदि मुझे अगर 15,000 रुपए डालने तो ना तो मुझे सोना मिलेगा उसका, ना मुझे रियल स्टेट कोई मिलेगा। अब आप बोलोगे कि हाँ गोल्ड का ईटीएफ खरीद सकते हैं, ये खरीद सकते हैं, बट लोग जो है वो गोल्ड के ईटीएफ के लिए उतने ज्यादा उत्साहित नहीं रहते जितना वो रियल गोल्ड हाथ में पकड़ के, चाहे ज्वेलरी का फॉर्मेट हो चाहे कॉइन का फॉर्मेट हो, उसको देखने में रहते हैं। तो खैर, तो कहने का अर्थ है कि स्टॉक मार्केट में हमने जो इंडिया में कल्चर देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत तेजी से घुसे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही डेवलपमेंट चाइना में भी होगा
चाइनीज लोगों के पास में बहुत पैसा है और उस मुकाबले चाइनीज लोगों का उतना ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है इक्विटी मार्केट में, उतना ज्यादा जिस हिसाब से अमेरिका में है उस हिसाब से हाउस होल्ड्स का उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटीज में नहीं है। आज भी चाइनीज हाउस होल्ड का 90% यानी चाइनीज लोगों का जो वेल्थ है, हाउस होल्ड वेल्थ, वो 90% उनके घरों से ही आता है, घर या गोल्ड होल्डिंग जो है उसी से आता है। जबकि यही चीज आप अमेरिका में देखेंगे तो लगभग 30 से 35% यानी 1/3 जो है वो इक्विटी से उनका वेल्थ जनरेट होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कल्चर जो है, जो अभी तक बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट का चाइना में, ये आने वाले दिनों में हो सकता है। तो जैसे इंडियन मार्केट डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स के फ्रेंजी पे ऊपर भागा, वैसे चाइनीज मार्केट के भी भागने के मुझे लग रहे हैं चांसेस कि भाग सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने हांगकांग टेक, अब चाइनीज मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, वहां के टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो तरीका एक ही है कि हांगकांग में जो लिस्टेड कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी की, उसके जो ETF इंडिया में अवेलेबल है उसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो मैंने उन्हीं में से एक में इन्वेस्ट किया, पैसा नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि अगेन सेबी का रूल है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिया तो ये उसका एडवर्टीजमेंट तो नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं उस कंपनी का नाम नहीं ले रहा जिसका ETF मैंने हांगकांग टेक का खरीदा है। ओके, तो मैंने ETF में डाले पैसे, मैंने पिछले साल भी डाले थे, बहुत कम अच्छे रेट में मिले थे, पर वो मेरा बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट था। बट अभी मैंने पिछले 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट ETF में किया, हांगकांग टेक ETF में। तो एक अब चूंकि मैंने किया था, मैं 2 हफ्ते से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं नहीं करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, जब मुझे पूरी श्योरिटी आ गई, जब मैंने कंपैरिजन कर लिया वैल्यूएशन के बेसिस पे, तब मैंने सोचा कि भाई अगर ये आगे बढ़ेगा तो अकेले इसका आनंद मैं क्यों लूं, आप लोग भी ले सकते हैं यदि लेना चाहें तो। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप लोग अपना जो है वो रिसर्च कीजिएगा, मेरे रिसर्च पे निर्भर मत रहिएगा। मैंने दोस्तों एक कंपैरेटिव वैल्यूएशन एनालिसिस किया। अब देखिए, जैसे जो सबसे बड़ी टेक कंपनी है जिसका ETF में सबसे बड़ा इंडिया में होल्डिंग मिलता है, हांगकांग लिस्टेड, वो है टेनेसेंट। टेनेसेंट का अगर हम देखेंगे मार्केट कैप आज की डेट में है $700 बिलियन के आसपास में, और यही टेनेसेंट के कंपैरेटिव कंपनीज यदि हम देखें अमेरिका में, पहले तो ये समझ लीजिए कि टेनेसेंट कौन से फील्ड में है। टेनेसेंट गेमिंग के फील्ड में है, टेनेसेंट सोशल मीडिया है, और टेनेसेंट डिजिटल पेमेंट में अहम रोल प्ले करता है। तो जैसे अब मैंने सोशल मीडिया बोला, तो सोशल मीडिया की यदि हम US की कंपनी देखें तो सबसे बड़ी कंपनी है फेसबुक, जिसको मेटा बोलते हैं। मेटा का वैल्यूएशन आज की डेट में $1.5 ट्रिलियन का है। $1.5 ट्रिलियन यानी 1500 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो लगभग $1.5 ट्रिलियन पे मेटा है, जबकि उसके आधे दाम पे टेनेसेंट मिल रहा है। और आपको मालूम है कि अमेरिका और चाइना की पॉपुलेशन में कितना अंतर है। अब आप बोलोगे कि फेसबुक सिर्फ अमेरिका तक थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, वर्ल्ड ओवर है, ये है, बट इनका जो मेन रेवेन्यू आता है फेसबुक का, वो आता है अमेरिका से। इसी तरीके से टेनेसेंट का जो मेन रेवेन्यू आता है वो आता है चाइना से। तो अगर चाइनीज इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो टेनेसेंट का ग्रोथ होना तय है। दूसरा, मैंने जैसे बताया डिजिटल पेमेंट में है, तो डिजिटल पेमेंट में इक्विवेलेंट कंपनी जो है अगर आप देखें तो वहां पर अमेजॉन है, वहां पे एप्पल है। एप्पल का वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन के आसपास में, ठीक है। अमेजॉन का वैल्यूएशन $2.5 ट्रिलियन के आसपास में है। तो आज की डेट में इसका मार्केट कैप तो बहुत कम है इन कंपैरिजन विथ US कंपनीज, ठीक है। ऐसी गेमिंग में हम देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। क्लाउड में भी देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट का वैल्यूएशन भी लगभग 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब मुझे दिख रहा है कि जो चाइना की सबसे बड़ी टेक कंपनी है, इसके पास में अभी आगे बढ़ने के लिए बहुत स्कोप है। तो यदि वो बढ़ेगी तो क्वाइट ऑब्वियस है कि जो ETF टेनेसेंट को होल्ड करते हैं उनके भी प्राइसेस ऊपर जाएंगे, उसके भी NAV, उसकी भी जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी, नॉट प्राइसेस, वैल्यू ऊपर जाएगी, ठीक है। तो एक चीज तो ये। दूसरी बड़ी कंपनी देखिए आप चाइना की, वो है अलीबाबा। तो अलीबाबा
को आप कंपेयर करोगे तो आप तो मतलब दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि अलीबाबा का वैल्यूएशन आज की डेट में सिर्फ 320 से मतलब 300 बिलियन डॉलर से 350 बिलियन डॉलर के बीच में है। अब ये मार्केट कैप जो मैं बार बार बोल रहा हूं, वैल्यूएशन नहीं मार्केट कैप बोलना चाहिए। मार्केट कैप तो प्राइस के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। मार्केट कैप मतलब क्या हुआ, स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स, जितने भी शेयर्स हैं उसके आउटस्टैंडिंग लिस्टेड, वो उसको मल्टीप्लाई कर लो आप प्राइस से, तो आपको मिल जाता है मार्केट कैप। तो सिर्फ 320 बिलियन डॉलर आज की डेट में है, यही मैंने आपको बताया। अच्छा, अमेजॉन ये इस अलीबाबा किस में है, अलीबाबा जो है वो ई मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है। अलीबाबा का अगर हम कंपैरेटिव कंपनी देखेंगे तो अलीबाबा की कंपैरेटिव कंपनी हमको दिखती है अमेजॉन, सबसे जो कंपैरिजन कर सकते हैं। अमेजॉन का दोबारा मैंने आपको बताया कि उसका वैल्यूएशन 2.5 ट्रिलियन डॉलर के पास में है, और अलीबाबा जो है वो गिन के 300-350 बिलियन डॉलर के आसपास में, यानी लगभग 8 गुना अमेजॉन बड़ा है अलीबाबा से, ठीक है। ऐसी माइक्रोसॉफ्ट को अगर हम टेंशन से कंपेयर करें तो ये कम से कम 5 गुना बड़ा है, ठीक है। तो 8 गुना 5 गुना, यानी इन कंपनीज के पास में बढ़ने का बहुत स्कोप है, चाइनीज टेक कंपनीज के पास में। एक और बड़ा जो होल्डिंग है इस ईटीएफ में वो है BYD, जो सबसे ज्यादा ईवी व्हीकल्स बनाती है। अब इसकी कंपैरेटिव कंपनी अगर हम देखेंगे अमेरिका में तो है टेस्ला। टेस्ला का मार्केट कैप जो है वो अभी लगभग चल रहा है 1 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर। ये एक टाइम में 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया था, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में रिलेशनशिप इनके खराब हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के ऊपर में कई तरीके के टैरिफ लगाया, इस कारण से यूरोप में बहुत सारे टेस्ला के व्हीकल्स का विरोध हुआ, इसके कारण से टेस्ला का मार्केट कैप कम हुआ। पर आज भी उसका मार्केट कैप जो है वो 1 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर है। तो अब आप सोचिए, टेस्ला है 1 ट्रिलियन डॉलर पे और BYD का मार्केट कैप है 130 बिलियन डॉलर, यानी 150 बिलियन डॉलर के भी नीचे। 100 से 150 बिलियन डॉलर आप पकड़ लीजिए, क्योंकि रोज प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो कल कुछ और दिखेगा, परसों कुछ और दिखेगा। तो मार्केट कैप मोटा मोटी 100 से 150 बिलियन डॉलर पे, यानी टेस्ला 10 गुना बड़ी है, जबकि ईवी व्हीकल जो BYD बनाता है वो कई गुना ज्यादा बनाता है टेस्ला से। पर आज की डेट में इतने चीप मतलब मार्केट कैप जो है वो BYD का है। अमेजॉन का आज की डेट में जो PE प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल वो है 35, माइक्रोसॉफ्ट का 37, गूगल का 22 के ऊपर में। मतलब मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि 20 के ऊपर में, 20-25 के ऊपर में ही प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो मिल रहा है इन स्टॉक्स का, ठीक है, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज है। और अगर इसी का काउंटर पार्ट आप देखें चाइना में, तो चाइना में BYD का PE है 25 और टेस्ला का PE है 179। कंपैरिजन है, कहां 25 कहां 179। इसी तरीके से अमेजॉन का मैंने आपको बताया 35 है, और वहीं आप चाइना में देखेंगे तो आपको अलीबाबा का जो है वो 17 PE मिलेगा, कहां 35 कहां 17। तो कहने का अर्थ ये है कि आज की डेट में चाइनीज कंपनीज बहुत चीपली अवेलेबल है, बहुत ज्यादा चीपली अवेलेबल है इन कंपैरिजन विथ यूएस कंपनीज जो हमें यूएसए में दिख रही है। तो यदि चाइना ग्रो करता है और चाइना एक सुपर पावर के रूप में अमेरिका को टक्कर देता है, तो चाइनीज टेक कंपनीज के मार्केट कैप आने वाले दिनों में बहुत बढ़ेंगे, ये मेरा थीसिस है। आज की डेट में वो बहुत कम वैल्यू पे, बहुत कम मार्केट कैप पे मिल रहे हैं, कम प्राइजेस पे मिल रहे हैं। डायरेक्टली इंडियन चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम ETF के थ्रू कर सकते हैं। तो ETF के थ्रू जो है मैंने इन्वेस्टमेंट चाइनीज मार्केट में किया है। अब चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाइना की तरफ भाग रहे हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं, चाइना के साथ गलबैया कर रहे हैं, तो यदि हम लोग भी करें तो उसमें क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी बात, हमको ये सोचने की जरूरत है कि जो भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसको हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने फायदे के लिए कैसे यूज करें। तो जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहा है वही मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस है, उसी के बेसिस पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। दोस्तों, यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा
तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, मैंने सिल्वर में इन्वेस्ट किया है। यदि मैं हांगकांग ETF और सिल्वर को देखूं तो आज की डेट में मेरा लगभग 80% इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्हीं दोनों में है। तो मतलब अगर x अमाउंट है तो मतलब 0.8x जो है वो सिल्वर और हांगकांग ETF में है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैंने इन्हीं दोनों में किया है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं, ताकि जो मैंने आपके साथ वादा किया है आपको ये ना लगे कि भाई वो वादा मैं नहीं निभा रहा हूँ। दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। आपको यदि ये समझना है कि भाई कौन कौन से ETF अवेलेबल हैं तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। हालांकि ये एडवाइस नहीं है। आपको यदि ये एपिसोड पसंद आया होगा तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और आपको किस तरीके के वीडियो देखने या तो कमेंट सेक्शन में लिख दें या मुझे पर्सनली मैसेज करके बताएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय, गुड डे अहेड।